हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड स्टूडेंट 99। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड सचिवालय का जो हिंदी होगा पेपर 2 जो हिंदी होने वाला है, तो उनमें से 100 सवाल आपके हिंदी के पूछे जाएंगे। अगर आपने पेपर 2 में हिंदी रखे हैं तो आज का क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो इसमें से जो है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का विभाजन क्रम पहले पढ़ लेते हैं। हिंदी भाषा का विभाजन क्रम, तो हिंदी भारोपीय यानी भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? तो भारोपीय है। भारोपीय का मतलब होता है फ्रेंड्स भारत और यूरोपीय। संसार की 3000 भाषाओं में से एक है और हमारी जो हिंदी भाषा यह है संसार की 3000 भाषाओं में से एक है। रूप आकृति के आधार पर हिंदी व्यूहात्मक विश्लिष्ट भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार है। भारत में कितने भाषा परिवार है? तो भारत में 4 भाषा परिवार है। क्या क्या है? तो भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार है। आपको याद रखना, एग्जाम पे पूछे जाएंगे कि भारत में कितने भाषा परिवार है? तो 4 भाषा परिवार है। क्या क्या है? तो भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती है। भारत में 73% लोग भारोपीय परिवार की भाषा यानी हिंदी आदि बोलते हैं। कितने परसेंट? तो 73%। भारत में 25% लोग द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं और 25% लोग जो है वह द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा बोलने वाले 1.3% भारतीय लोग हैं और ऑस्ट्रिक कितने बोलते हैं? तो 1.3%। भारोपीय परिवार की हिंदी यानी भारत ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उप शाखा की एक भाषा है। भारोपीय परिवार की हिंदी भारत ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उप शाखा की एक भाषा है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव काल 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव काल कब माना जाता है? तो 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी भाषा की वंशावली देख लेते हैं। तो पहले आया है वैदिक संस्कृत। पहले क्या है फ्रेंड्स हिंदी भाषा में? वैदिक संस्कृत, इसके बाद लौकिक संस्कृत, इसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी। तो आपको याद रखना, सवाल पूछ सकते हैं कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो वैदिक संस्कृत से हुआ है। अगर ऑप्शन पर वैदिक संस्कृत नहीं रहेंगे फ्रेंड्स तो लौकिक संस्कृत रहेंगे। आपको लौकिक संस्कृत आंसर मारना है। इसके बाद हो गया पाली, इसके बाद प्राकृतिक, इसके बाद अपभ्रंश और इसके बाद अवहट, इसके बाद पे हमारा प्राचीन हिंदी और जो अभी आधुनिक हिंदी है इसका प्रारंभ माना जाता है। तो हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है और हिंदी से ठीक पहले की भाषा क्या है? तो अपभ्रंश आपको याद रखना है। अवहट के बाद अपभ्रंश आते हैं, तो आपको डायरेक्ट याद रखना अपभ्रंश की हिंदी की ठीक पहले की भाषा क्या है? तो अपभ्रंश है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। इजी प्रश्न की हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। भारतीय आर्य भाषा काल का 3 भागों में विभक्त किया जाता है और भारतीय जो भाषा काल है इसको कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो 3 भागों में विभाजित करते हैं। क्या क्या है देख लेते हैं। भारतीय आर्य भाषा का काल विभाजन: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। 3 हो गया आपका। क्या क्या? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल प्रयोग काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक 1000। अब यहाँ पर 1000 वर्ष याद रखना कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक यानी कितना हो गया? 1000 हो गया। तो जो प्रयोग काल का जो है वह 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद आ गया तत्कालीन भाषा रूप यानी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसके बाद आता है फ्रेंड्स तत्कालीन भाषा रूप में क्या आएंगे? तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसके बाद है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। तो मध्यकालीन आर्य भाषा काल हो जाएगा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। ये भी है 1500 वर्ष यानी 1500 वर्ष आपको याद रखना है कि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगला है कि तत्कालीन भाषा रूप पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तत्कालीन भाषा रूप में क्या आएंगे? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आएंगे। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि आधुनिक भारतीय भाषा काल प्रयोग काल 1000 ईस्वी से अब तक, यानी जो आधुनिक भारतीय भाषा काल जो है फ्रेंड्स अभी का वर्तमान पे जो 1000 ईस्वी जो अब तक चले आ रहे हैं इसको हम लोग मानते हैं आधुनिक भारतीय भाषा काल में 1000 ईस्वी से अब तक का मानते हैं। तत्कालीन भाषा रूप हिंदी एवं हिंदी से इतर भाषाएं जैसे बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि, ये सभी जो तत्कालीन इसका भाषा का ही रूप है। क्या क्या? हिंदी एवं हिंदी से इतर भाषाएं जैसे कि बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत को यास्क और पाणिनि ने छांदस भी कहा है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है इसको वैदिक संस्कृत को क्या कहा है? तो यास्क कहा है और पाणिनि ने छांदस भी कहा है। इसे क्या कहा है? पाणिनि ने छांदस भी कहा है। इसका प्रयोग 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक अर्थात 500 वर्षों तक हुआ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो प्रयोग है यह कब तक हुआ? तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 वर्षों तक हुआ, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक यानी 500 वर्षों तक हुआ है। तो आधुनिक भारतीय भाषा काल को हम लोग फिर 2 भागों में बांट दिए हैं, प्रयोग काल और तत्कालीन भाषा रूप में बांट दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत को पाणिनि ने लौकिक संस्कृत कहा जिसका प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक हुआ। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल को 3 उप विभागों में विभक्त किया गया है। प्रथम प्राकृतिक काल, तो इस काल की भाषा पाली रही है। प्रथम प्राकृतिक काल की भाषा क्या रही है? पाली रही है। इसका प्रयोग 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक होता रहा है। यह भारत की प्रथम देश भाषा बनी। इसका प्रयोग 500 ईस्वी पूर्व से पहले ईस्वी तक होता रहा। यह भारत की प्रथम देश भाषा बनी है। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश इसी भाषा यानी पाली भाषा में ही संकलित है। तो यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट है कि भारत की जो प्रथम देश भाषा क्या बनी है? तो पाली बनी है। भारत की प्रथम देश भाषा पाली रही है। इस पॉइंट को याद रखना है। द्वितीय प्राकृतिक काल, इस काल की भाषा प्राकृत रही। इसका प्रयोग पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक होता रहा। भगवान महावीर के सारे उपदेश इसी प्राकृत भाषा में संकलित किए गए हैं। तृतीय प्राकृत काल, इस काल की भाषा अपभ्रंश रही है। एग्जाम पे पूछ सकते हैं आपसे कि तृतीय भाषा काल की भाषा क्या है? प्राकृत काल की तृतीय प्राकृत काल की भाषा क्या है? तो अपभ्रंश रही है। और इसका ईस्वी याद रखना कि तृतीय प्राकृत भाषा काल की अवधि हो गया 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक होता रहा। अपभ्रंश काल के प्रथम चरण की भाषा को अवहट कहा गया। यह आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी का प्रारंभिक रूप है। इसे संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग काल 900 ईस्वी से लगभग 1100 ईस्वी है। इस भाषा काल के बाद
आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी का आगमन हुआ। छठा पॉइंट है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इस भाषा का प्रयोग काल 1100 ईस्वी से अब तक का है। इसके प्रयोग काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ये जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसको 3 भागों में विभक्त करते हैं। क्या क्या? तो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो प्राचीन हिंदी कहेंगे 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश काल से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में साहित्य का आरंभ 8वीं सदी के स्वयंभू कवि की रचना से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? तो 8वीं सदी के स्वयंभू कवि की रचना से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में रचना 13वीं सदी तक जारी रही। अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है पतन। याद रखना कि अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पतन है। किंतु साहित्य में इसका अर्थ प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख रचनाकार है स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, सरहपा और कनरूपा आदि। स्वयंभू कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। याद रखना इस पॉइंट को कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो स्वयंभू कवि को कहते हैं। पाउम चरी इनकी सर्वप्रमुख रचना है और स्वयंभू की जो प्रमुख रचना क्या है? तो पाउम चरी। याद रखना है पाउम चरी है। यह राम काव्य है और यह क्या है? तो राम काव्य है। धनपाल दूसरे कवि हैं, इनकी रचना भविष्यत कहा अपभ्रंश साहित्य का प्रथम प्रबंध काव्य है। कि अपभ्रंश साहित्य का प्रथम प्रबंध काव्य क्या हो जाएंगे? तो भविष्यत कहा हो जाएंगे। और भविष्यत कहा इसके लेखक कौन है? तो धनपाल है, जो कि दूसरे कवि हैं। पहला कवि क्या हो गया? स्वयंभू, जिसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। पुष्पदंत की रचनाएं महापुराण और जसहर चरियू में है। पुष्पदंत की रचनाएं किस में है? तो महापुराण और जसहर चरियू में है। सरहप्पा और कन्हप्पा सिद्ध संत की रचनाएं चर्यापद और दोहाकोश आदि है। इस चीज़ को याद रखना है कि सरहप्पा और कन्हप्पा की रचनाएं क्या है? चर्यापद और दोहाकोश। सरहप्पा की रचनाएं हो जाएंगे चर्यापद और कन्हप्पा का हो जाएंगे दोहाकोश, जिसे सिद्ध संत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिद्ध संत कहते हैं। अपभ्रंश के प्रकार देख लेते क्या क्या है। तो अपभ्रंश के प्रकार है फ्रेंड्स सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचट और महाराष्ट्री। ये सभी क्या है? तो अपभ्रंश के प्रकार है। अपभ्रंश के कितने प्रकार है? तो 6 प्रकार हो गए। याद रखना कि अपभ्रंश के कितने प्रकार है? तो 6 प्रकार हैं। सैरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस और ब्राचट और महाराष्ट्री। सैरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती नामक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जन्म और विकास हुआ। तो सौरसेनी अपभ्रंश से किससे किसका विकास हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी का, गुजराती का और आधुनिक आर्य भाषा का जन्म और विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी नामक आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ। तो आपका सवाल पूछ सकता है फ्रेंड्स एग्जाम पे कि पूर्वी हिंदी नामक आधुनिक भारतीय भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी से क्या क्या हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से हुआ है। मागधी अपभ्रंश भाषा से बिहारी, मगही, मैथिली और भोजपुरी, उड़िया, बांग्ला और असमिया नामक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जन्म और विकास हुआ है। तो एग्जाम पे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। यह झारखंड सचिवालय के पेपर 2 पर अगर आपने हिंदी लिया है तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आपका मगधी अपभ्रंश भाषा से क्या क्या हो जाएंगे? तो मगही, मैथिली और भोजपुरी, उड़िया, बांग्ला और असमिया नामक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जन्म और विकास हुआ है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाओं का जन्म और विकास हुआ। खस अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो पहाड़ी भाषाओं का जन्म और विकास हुआ। खस की पहाड़ी भाषा है सौरसेनी से प्रभावित है और ये जो खस जो है ना फ्रेंड्स अपभ्रंश, तो इसकी जो भाषा है किससे प्रभावित है? तो सौरसेनी से प्रभावित है। ब्राचट अपभ्रंश से पंजाबी और सिंधी भाषाओं का जन्म एवं विकास हुआ। पंजाबी भाषा सौरसेनी से प्रभावित है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का जन्म एवं विकास हुआ है। तो याद रखना आपको कि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से किस भाषा का जन्म एवं विकास हुआ? तो मराठी भाषा का जन्म एवं विकास हुआ है मराठी अपभ्रंश से। तो फ्रेंड्स इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। हमारा यह पहला क्लास था। अगर इस क्लास पे आपका प्यार और सपोर्ट मिला फ्रेंड्स तो हम दूसरा क्लास लेकर आएंगे और हमारा जो दूसरा क्लास होगा पेपर 2 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ये जितने सारे सवाल हम लोग आज पढ़े इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लास 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।